नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में तैयारियों का दौर जारी है। लगभग सभी पार्टियां जनता के बीच सक्रिय हैं। जनता के बीच जाकर वोट की अपील की जा रही है। सभी के अपने अपने जीत के दावे हैं। चर्चा चुनावी समीकरणों को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव करीब आते आते चुनावी तैयारियां तेज हो गई है। नेता जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी चूंकि सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो हर लोकसभा क्षेत्र में रैलियां कर रही है, जीत का दम भर रही है। बीजेपी सभी 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। एक ही लोगों का संदेश है कि हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां से जीत जतवा करके भेजने का काम करेंगे। भाई, और सरकार काम करने वाली सरकार है, ये बात करने वाली सरकार नहीं है। लिहाजा सभी दलों की अपनी अपनी जीत की दावेदारी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार अभी बाकी है। इस बीच दल बदल का दौर भी जारी है। उधर जेजेपी में नेताओं के इस्तीफे के चलते भगदड़ मची है। जनता के बीच भी जेजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इनेलो और आम आदमी पार्टी भी चुनावी तैयारियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण बनते हैं और किन दलों के जीत के दावे परिणाम में तब्दील होते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। बीजेपी दावा कर रही 11 कमल खिलने वाली है। करनाल बाई इलेक्शन समेत सभी दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। तैयारियां भी जारी हैं। चर्चा हम लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल बत्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत यशपाल जी आपसे। आप लोग दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें इस बार भी जीतेंगे। करनाल उपचुनाव को लेकर भी आप लोगों का दावा है, तो क्या इस दावे का आधार है? क्योंकि 2019 में हमने देखा तमाम विपक्षी दल ये कहते हैं पुलवामा के बाद एक माहौल इस तरह का बन गया था कि लोगों ने वोट किया बीजेपी के लिए। 2014 में चूंकि पीएम मोदी का, बीजेपी के सबसे बड़े नेता मोदी का एक करिश्मा था, उनका चेहरा था कि लोगों ने वोट किया। लेकिन इस बार आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या आधार है कि आप कहें कि हरियाणा में 10 की 10 इस बार भी हम जीतेंगे? ज्योति, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं राम राम कहना चाहता हूं और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी राम राम। और जो क्वेश्चन अभी आपने मेरे से किया है, देखिए, देश में जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर काम हुए हैं, चाहे वो धारा 370 को लेके, राम मंदिर को लेके, अगर 2014 से पहले हम एयरपोर्ट देखते हैं तो 74 थे, आज 150 हो चुके हैं। ऐसे ही 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों के अंदर है। 2000 ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं 2014 और उसके 10 साल के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। पहले 384 मेडिकल कॉलेज से आज 700 मेडिकल कॉलेज हैं। पहले 700 एम्स से 7 एम्स से अब 32 एम्स हो गए हैं। 2014 से पहले 400 यूनिवर्सिटी थी और पिछले 10 साल के अंदर अब 1100 हो गई हैं। 2014 से पहले 96,000 किलोमीटर हाईवे थे, अब 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे हो गए हैं। वंदे मातरम जो ट्रेन है पहले तो 0 थी, लेकिन अब 41 हो गई है। और 2014 से पहले मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड था, आज पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक हो गया है। 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 से 4 एयरपोर्ट थे, आज 21 एयरपोर्ट हो गए और 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 में जो लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की वो 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है। ऐसे ही देखिए, पीछे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली से जो एक जाम ग्रस्त रहता था पूरा देश, अगर वो 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है और इसको तीसरी पे लाना है, उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है जो एक रेलवे का और
जो रोड्स का है, जो हाईवे रोड्स बन रहे हैं, 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बने हैं। देखिए, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 2 घंटे में आज हम लोग पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, यूं दिल्ली तो से आप जयपुर 2 गिनवाएंगे, यूं घंटे तो के आप अंदर, गिनवाएंगे तो दिल्ली बहुत से सारे, चंडीगढ़ कोई भी सरकार 10 साल में घंटे बहुत सारे काम कर लेती है। यूं गिनवाएंगे तो समय देखिए, कम रहेगा जो- डिबेट का। ज्योति- तो आप ये जो कह रहे हैं कि चीज- हमने जो अच्छा, ये विकास 50 कार्य साल करवाए रहने हम के- उसके आधार ये पर। 50 अच्छा, साल पीएम रहने के पीएम बाद- पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर देखिए। उम्मीद कर रहे हैं लोगों से वोट की, या उम्मीदवारों के चेहरे पर? देखिए नेता, हमारा नेता जो आदरणीय मोदी जी हैं, और हमारा कमल का फूल, उसके तहत हमें लगता है पूरे देश के अंदर एक क्रांति जिस तरीके की आई हुई है। कैंडिडेट कोई भी हो, माननीय मोदी जी के नाम पर, और पूरा देश एक तरफ खड़ा हुआ है, पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। जो अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर लानी और देश को जिस तरीके से बदलाव किया है, उसको देखते हुए पूरे देश के अंदर जो अब की बार 400 पार का नारा जो दिया गया है, वो इस बार 400 पार जरूर होंगे। सुरेश जी, बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, और पीएम मोदी के चेहरे को या कमल के फूल को ही उम्मीदवार मानकर ही लोग चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों का कितना इंतजार अभी उम्मीदवारों को लेकर होगा? सिंगल उम्मीदवार तक आप लोग अभी उतार नहीं पाए हैं। बीजेपी कहती है कि हम लोग तो अकेले ही हैं मैदान में, कांग्रेस डर रही है चुनाव लड़ने से हरियाणा में। ज्योति जी अकेले मैदान में हैं, और लेकिन जनता ने इनको जगह जगह जिस तरीके से गो बैक, कभी साइमन कमीशन के लिए कहा गया था कि वापस जाइए, का जो दृष्टिकोण अपनाया है वो आपके सामने। और अभी बीजेपी की तरफ से एक बात बताई गई कि पीएम मोदी का चेहरा लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है चुनाव में। मुझे बड़ी हैरानी हुई है बात सुन के, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी के चेहरे में अभी कोई आकर्षण बचा होता और बीजेपी और खुद मोदी जी इस बात को स्वीकार करते, तो ये हरियाणा में 10 में से 6 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से लेके खड़े ना करते। ये जिसको भी अपने कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट देते वही जीतते मोदी जी की। ये 6 उम्मीदवार इस बार ही नहीं लिए, ऐसा नहीं है। 2 तो आप मौजूदा सांसदों की बात कर रहे हैं, 3 की कर रहे हैं, इनफैक्ट आप राव साहब की बात कर रहे हैं, रमेश कौशिक की बात कर रहे हैं, अरविंद शर्मा की। तो ये तो 2014 से बीजेपी के सांसद हैं, ऐसा नहीं कि अभी इनको पार्टी ज्वाइन करवाई और अभी इनको टिकट दे दिया है ना। हाँ, और इससे हटके एक ज्योति जी और बात भी है, ये अपने 9.5 साल से रहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर को भी नहीं बदली। ये बड़ी बात है। किसी भी सरकार में मेरे ख्याल हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में तो पहली बार हुई है जब आपको जनता के पास अपने किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा लेके जाना होता है, उसमें आप बदलाव का रास्ता अपनाकर जनता से दूर चले जाते हैं। इससे ज्यादा जनता के साथ कोई छल और कपट नहीं हो सकता। राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि यह सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा हरियाणा की जनता के साथ धोखा हुआ है, प्रदेशवासियों के साथ धोखा है। और उनको गुमराह करने के लिए इन्होंने एक दूसरे चेहरे को, जो उन्हीं के चहेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री छत्रप्रसाद सिंह नारायण सैनी जी को, कुर्सी पर बिठा दिया ताकि ओबीसी वोट बैंक को साधा जा सके। ये इनकी रणनीति आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें आपने एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का निर्वहन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी पे प्रदेशवासियों के साथ कड़ा इतराज जताते हैं हम लोग। और एक बात इन्होंने कही कि मेट्रो रेल पता नहीं कई चीजें ऐसे गिरा दी जो जुमले हैं। आपने वायदा किया था 2 करोड़ प्रति सुरेश जी, आप अपने उम्मीदवारों की बात कर लीजिए ना। इनके में ठीक है, कुछ लोग 2014 में दूसरे दलों से आए, कुछ 2019 में आए, अब भी एक आध दूसरे दलों से आए, जिसमें नवीन जिंदल की बात करें कांग्रेस से, और निर्दलीय को इन्होंने शामिल करवाया टिकट देने से ठीक पहले। ये बातें ठीक है बीजेपी से पूछने की है, हम पूछते भी हैं, लेकिन आपकी पार्टी की जब बारी आती है, उम्मीदवार कब तक घोषित करेंगे आप लोग? मैं वही, चलो मैं उस पर भी आइए। मैं इसी पॉइंट को पहले ले लेता हूँ। उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली पार्टी ने आज तक जुमला पत्र जो ये जारी करते हैं, अपना घोषणा पत्र जिसको राजनीति में कहा जाता है, इनकी तरफ से तो वो जुमला होता है। जैसे 14 से आज तक हमने देखा है, क्योंकि एक भी घोषणा पत्र का वायदा इन्होंने ना 14 वाला पूरा किया ना 19 वाला किया। 2022 में सरकारों किसानों की आय दुगनी करने वाली ये सरकार थी, लेकिन नहीं थी। तो घोषणा पत्र आज तक इन्होंने अमल में नहीं लाया, और हमारा तो घोषणा पत्र जारी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी पहले ये बताना चाहती है इनको, बीजेपी के साथियों को, कि चुनाव में जाने से पहले उम्मीदवारों के हाथ में कोई कागज का एक टुकड़ा पकड़ाया जाता है, जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, जिसके ऊपर वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का उल्लेख
जनता के मुद्दे में जाके करते हैं कि हमारा ये एजेंडा है, अगर आप हमारे को चुनोगे हम ये काम करेंगे। इनके पास घोषणा पत्र नहीं है, खाली हाथ भेज दिए। अगर किसी के पास ना कागज है और ना पेन है, उसको इंसान में दिखा दो कि क्या लिखेगा वो। इससे एक इनकी क्या बोल देंगे उसको, क्रेडिबिलिटी, जो जवाबदेही है वो स्पष्ट हो जाती है कि इनकी जवाबदेही बिल्कुल ना के बराबर है। ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र आ चुका है और ज्योति जी मैं आपकी बात से आता हूँ, उम्मीदवार भी बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। मैंने पहले भी कहा था, हमारे यहाँ कांग्रेस में एक परंपरा रही है, हम अल्फाबेटिकली काम न करके बल्कि इम्पोर्टेंस वाइज करते हैं। महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए? सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को 2024 के लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र का वायदा करना, जनता के साथ हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं। और आज तक 1 हफ्ते से ज्यादा हमारे घोषणा पत्र को जारी हुए का समय हो चुका है। बीजेपी कोई काट नहीं हमारी ढूंढ पाई। जो मुद्दे सीधे जनता से सरोकार रखने के लिए श्री राहुल गांधी जी के और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को दिए हैं, तो बीजेपी उसी के ऊपर विचार कर रही होगी कि पहले तो हमारी कर्नाटक की गारंटियों को इन्होंने मोदी की गारंटी लिख दिया था, ये उसका कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहे होंगे, जहां तक हमें अंदेशा है। और ये कॉपी भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुराने इनके जो वादे थे वो सब के सब अधूरे पड़े हुए हैं। ना ये उनको छू पा रहे जो 14 में 19 में इन्होंने वादे किए थे, और ना ये कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अब खाली हाथ अगर आपने उम्मीदवार भेज दिए लोकसभा क्षेत्रों में, वो करेंगे क्या? एक नरेंद्र मोदी की फोटो और मनोहर खट्टर जी की फोटो थी, अब वो उस पर लगाने से परहेज करते हैं। मैं कुरुक्षेत्र करनाल एरिया से संबंध रखता हूँ, यहाँ पर चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जी की फोटो नहीं लगा रहे आपके जो इनके उम्मीदवार हैं, अपन लोकसभा में आ रहे हैं। और ज्योति जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल जी टिकट लेने के बाद भी मैदान में नहीं है, ढूंढे नहीं पा रहे। ऑफिस में पता लगता है कि वो कोई कह रहा 16 तारीख तक विदेश में है, कोई कह रहा 21 तक विदेश में है। तो ये हालात है इनकी। हम 10 में से 10 की 10 सीट जीत के दिखाएंगे। 1 सीट हमारी इंडिया गठबंधन से है कुरुक्षेत्र लोकसभा की, और 9 सीट पे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। तो 9 सीट वो भी जीतेंगे। कुरुक्षेत्र की गठबंधन वाली जो आप पार्टी के हमारे उम्मीदवार डॉक्टर सुशील जी का चुनाव लड़ रहे हैं, 10 की 10 सीट हम जीतकर चलिए इनेलो को चर्चा में जोड़ते हैं। पंजिटा जी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में रास्ता निकलेगा हरियाणा में सरकार बनाने का। आज तक हमारे जितने कार्यक्रम हुए हैं। ठीक है, चलिए आपकी बात पूरी हुई सुरेश जी। घोषणा पत्र को लेकर तारीफ करने हैं, उम्मीदवारों को जाना है ना मैदान में, घोषणा पत्र खुद चलकर तो नहीं जाएगा। जो भी तो कायम है ज्योति जी। ठीक है पंजिटा जी, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ, अब रुक जाइए आप। पंजिटा जी, जेजेपी नेताओं का कई जगह पर विरोध हुआ है, अजय चौटाला का भी, दुष्यंत का, दिग्विजय का भी। दिग्विजय की एक बाइट में सुन रही थी, इसमें कह रहे हैं कि ये अभय चौटाला पर दरअसल आरोप लगा रहे हैं, इनेलो पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो विरोध कर रहे हैं उठाए गिरे हैं और ये अभय चौटाला ने भेजे हैं, यानी आप लोग विरोध करा रहे हैं, ये आरोप आप लोगों पर जेजेपी की ओर से। देखिए, कुछ ना कुछ तो अब जनता में जाना पड़ रहा है। बार बार जो अपने आप को भाजपा के साथ कहते थे कि हम गठबंधन का जो धर्म है वो निभा रहे हैं, और बार बार आपने भी सुना होगा डिबेट्स में जो इनके प्रवक्ता हैं वो ये बोलते रहते थे कि गठबंधन, ये रोज बोलते हैं कि 6 महीने नहीं चलेगा, साल नहीं चलेगा। तो ये जवाब में ये कहते थे कि मजबूती से चलेगा, मजबूती से चलाएंगे, पूरे 5 साल चलाएंगे, फेविकॉल का मजबूत गठजोड़ है। तो ये जो रोष है वो जनता का, आप देखिए पहले तो रियलिटी चेक नहीं मिला था, तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा अशोक तंवर जी का लगातार निरंतर रूप से विरोध हो रहा है। ये गठबंधन में जो दोनों थे, मैं तो कहूँगा ठगबंधन था, जिसमें अब भाजपा के नेताओं का भी, अरविंद शर्मा जी का भी विरोध आपको पता है 2-3 जगह हो चुका है, दुष्यंत का हो चुका है। उसके बाद अरविंद शर्मा जी के साथ कोसली के विधायक थे लक्ष्मण यादव, वो भी साथ से उनका भी हो चुका है, चौधरी रणजीत सिंह का भी हो चुका है। तो ये रोष भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार का है, जिन्होंने ये 3 काले कानून ये जो है वो लेकर आए। अब जब काले कानून लेकर आए थे तो किसानों के प्रति जो 750 किसान थे, तो ये मुझे अभी भी याद है, जो कृषि मंत्री दलाल जी हैं, जेपी दलाल जी, तो वो ठाके लगा के हंसा करते थे जब किसानों की मौत होती थी, तो मरना ही था और पता नहीं क्या क्या उन्होंने भाषा शरी थी। तो जो रोष है वो भाजपा जसपा के गठबंधन के प्रति है। 5 साल इन्होंने सत्ता की मलाई खाई,
साथ में लगे रहे, सिर्फ अब सीट की बात करते हैं कि हमें रोहतक की सीट मिल रही थी और जो भी बात है, तो वैसे चर्चा ये है कि दुष्यंत ने इस्तीफा नहीं दिया था और वो दे भी नहीं रहे थे। तो कैबिनेट का जब मुख्यमंत्री रिजाइन करता है तो कैबिनेट का ऑटोमेटिकली रिजाइन हो जाता है। तो वो मजबूरी वर्ष अब कि उनको किसी तरह बाहर निकालना था तो खट्टर जी को ही रिजाइन देना पड़ा। ये नहीं छोड़ रहे थे, सत्ता का लालच जो है लोग नहीं छोड़ रहे थे। और जो जनता के प्रति रोष है, कुछ ना कुछ मीडिया में आके तो बोलेंगे। अब पूरे हरियाणा में विरोध हो रहा है, अलग अलग जगहों पे विरोध हो रहा है। तो अजय चौटाला जी का भी विरोध हुआ। तो अब जनता का जब आप किसानों के ऊपर हंसेंगे, अब आज तक चैनल के ऊपर दुष्यंत ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि इनको आप काले कानून मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने कब काला कानून मानता हूं, आप बताइए, कोट करके बताइए मैंने इनको कब काला कानून कहा। तो वो कृषि काले कानूनों के पक्ष में रहे हैं। इन्होंने ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, ये इन्होंने जननायक जनता पार्टी वालों ने जो काले कानून है उनके पक्ष में, विरोध में नहीं पक्ष में। तो जनता का विरोध तो सहन करना पड़ेगा ही। लेकिन मैं वैसे, चलो आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं ज्यादा टिप्पणी यहाँ पे जिस तरह झूठ बैठ के बोल रहे हैं यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे कहा कि 32 एम्स है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आप चैनल के ऊपर बैठ के झूठ मत बोलिए। 32 एम्स नहीं है, 23 एम्स है। 23 में से भी जो 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 20 ही ऑपरेशनल है। तो यहाँ बैठे बैठे जब ये आंकड़े गलत बता देते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट की बात करी इन्होंने। अडानी को आप सारे एयरपोर्ट सौंप चुके हो, क्या हाल हुआ गुवाहाटी के एयरपोर्ट का, छत गिर गई बरसात में। उसके बाद बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में आप बताइए कि पर कैपिटा इनकम हमारी क्या है। 143 रैंक है हमारा वर्ल्ड में 195 में। प्रेस फ्रीडम में कहाँ है इंडिया, 161 पोजीशन है 180 में से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111 हमारी पोजीशन है 125 में से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर 136 रैंक है इंडिया का। पाकिस्तान जैसा मुल्क कई जगहों में, बांग्लादेश जैसे मुल्क हमसे आगे। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि आज डॉलर जो है 84 पार पहुंच गया। सोना जो है वो 73,000 से ऊपर क्रॉस कर गया। किसान की आय मात्र 27 रुपए प्रतिदिन। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 31 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। C2+50 के तहत एमएसपी के ऊपर आज तक कानून नहीं बना। जी, मैंने इनकी भी तो सारी उपलब्धियां नहीं सुनी थी ना, मैंने इंटरनेशनल बोलता है कि सबसे ये अंत नहीं है इन मुद्दों का, कोई अंत नहीं है। ये अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, आप खामियां निकालेंगे। मैं ये नहीं कह रही आप गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन टाइम तो क्योंकि हम हरियाणा को लेकर बात करने के लिए बैठे हैं। ज्योति जी, आप देश का चुनाव है तब कहते हैं हरियाणा की बात करो, जब विधानसभा आएगा तब आप देश की बात करवाओगे। ऐसे नहीं होता, नहीं करवाएंगे। आपको क्यों लग रहा है करवाएंगे? हम तो नहीं। मैं तो आपकी पार्टी को लेकर सवाल पूछ रही थी, मैंने आपसे जेजेपी को लेकर भी सवाल पूछा। ठीक है, आपने उस पर उत्तर दे दिया मुझे। आप मुझे खत्म करने दीजिए एक बारी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मुझे पता है कोई होगी मजबूरी, तो आप मुझे नहीं, आप इस तरह के कमेंट मत कीजिए। नहीं, मैं ये नहीं सुनूंगी पंजेटा जी, नहीं सुनूंगी। आप ये नहीं, आप देश दुनिया जहान की बातें नहीं कर पाएंगे। मैं गलत कह रही हूँ क्या? मैंने बीजेपी को नहीं कहा क्या कि उपलब्धियां अगर गिनवाने लगे 10 साल की तो 1 घंटे का समय काफी नहीं रहेगा? बता दीजिए, मैंने नहीं कहा क्या? मेरी क्या मजबूरियां होंगी कि मैं सरकार की उपलब्धियां भी नहीं सुन रही? पूरे देश आप गलत बात कर रही हैं बारे में। नहीं, पूरे देश की बात करी ना एम्स में। क्या हरियाणा के एम्स गिनवाए थे इन्होंने? तो मैंने इनको टोका था। मैंने इनको नहीं टोका क्या? आपने बहुत सारी बातें गिनवा ली, उसके बाद मैंने आपको टोका। ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। कोई बात नहीं, थोड़ी और गिनवा दीजिए। 1 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा? उसके बाद आप देखिए तो 19 महीने में पिछले 31% क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, लेकिन इन्होंने जनता को राहत क्या पहुंचाई? मात्र 2 रुपए। सिलेंडर आज देख लीजिए 1200 के पार है। जुमला ही दे देते कि हम 450 का करेंगे। ईपीएफओ का डेटा कहता है जॉब क्रिएशन बढ़ रही है, बेरोजगारी जबकि हरियाणा में चरम सीमा के ऊपर है। निजी निवेश इनका 31% घट गया। ठीक है पंजेटा जी, आप लोगों के लिए 6% वोट लेना जरूरी है इस बार राज्य पार्टी का दर्जा बचाए रखने के लिए। इस पर मैं उत्तर पूछूंगी आपसे अगली बार। ठीक है, मैं गलत नहीं कह रही आपके आंकड़ों या आरोपों को लेकर। मैं, क्योंकि आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मैं इनेलो को लेकर आपसे बात करना चाहती थी। अगले उत्तर में बोलिएगा विवेक जी। ठीक है, आप सुनिए अभी। विवेक जी, आपके नेता एक तो छोड़ कर जा रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी चले गए, विधायक चूंकि उनको अपनी विधायक की अपनी सदस्यता बचानी है तो जा नहीं रहे, लेकिन कुछ विधायक लगातार बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। जोगीराम सेहाग अपने पद और जिम्मेदारियां छोड़ चुके हैं। नेता, अगर आपके अजय चौटाला की बात करूं, दुष्यंत दिग्विजय, जहां भी जनता के बीच जा रहे, बहुत जगह उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है, तो बहुत मुश्किल साबित होने वाले हैं इस बार के लोकसभा चुनाव आपकी पार्टी के लिए। एक पार्टी बना दी है जिसे
जाएंगे भी लोग जाएंगे। आज जैसे जा रहे हैं वैसे आ भी रहे। हम तो एक चीज जानते हैं कि चुनाव के समय पे ये आपकी आवाज कम आ रही विवेक जी। अभी मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ती हूँ, उसके बाद आपके पास आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जा रहे हैं तो आ भी रहे हैं। आपकी पार्टी के तो प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं ना छोड़ के, कहाँ से आए? कौन सा बड़ा नेता है आप लोगों के पास? अलग अलग कई पदाधिकारी चले गए। आप गिनवा दीजिएगा, हम सुन भी लेंगे। गिनवा दीजिएगा कौन कौन से नेता आप लोगों के पास आए। नवीन जी, आप लगातार अशोक तंवर की एक वीडियो आप दिखा रहे थे, कल प्रियदर्शनी जी थी वो भी दिखा रही थी कि अशोक तंवर का विरोध हुआ। तो एक तो वीडियो फेक था, उसे लेकर बीजेपी कह रही है कि आप लोग फेक वीडियो फैलाकर माहौल खराब कर रहे हैं, शिकायत भी दे गई है बाकायदा। दूसरा, आपकी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता की बात करें तो किस तरह का माहौल कुरुक्षेत्र में आपकी पार्टी के लिए? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी और जितने भी पैनलिस्ट साथी हैं उन सभी को नमस्कार। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन माहौल है। मेरी आवाज एको कर रही है और वापस मुझे सुनाई दे रही है। कैन यू गेट इट करेक्टेड इन द मीन टाइम? पीसीआर फिक्स करें। हाँ बोले। हाँ, जहां तक कुरुक्षेत्र सीट की बात है, कुरुक्षेत्र सीट पे हमारा प्रचार बहुत ही अच्छा चल रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिला था और ये उस कैंडिडेट को लेके आए थे जिसको चिल्ला चिल्ला के खुद कह रहे थे कि कोयला चोर है, कोयला चोर है, तो वो अब उसका रिजल्ट भी आम आदमी पार्टी को वहां पे मिलना शुरू हो गया है। वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है नवीन जिंदल चुनाव ही नहीं लड़ रहे। नवीन जिंदल ना वहां पे कोई प्रचार कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही हार मान ली है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रचार आपको वहां पे नहीं दिखाई देगा। नवीन जिंदल का आपको कोई प्रचार वहां पे जाके नहीं दिखाएगा, जबकि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक आदमी के घर में जाके लोगों को समझा रहा है, चाहे वो कोई सी भी विधानसभा हो। दूसरी बात, नेताओं के विरोध की। देखिए, नेताओं का विरोध लगातार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने के लिए मना कर दिया गया। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। आज अखबार में भी खबर थी कि बहुत सारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें कोई दवाई नहीं है। हो सकता है वीडियो आगे पीछे हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, परंतु विरोध नहीं हो रहा ऐसा नहीं है। ये बात तो चाहे आप जेजेपी वालों से पूछ लीजिए या बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, विरोध तो चल ही रहा है भारतीय जनता पार्टी वालों का और उनके जितने भी गठबंधन के ये हैं। इससे अगली बात, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने बड़ी बढ़ा चढ़ा के अर्थव्यवस्था को लेकर बात करी। इन्होंने बड़ी बढ़ा चढ़ाकर विकास की और पता नहीं किन किन चीजों की बात करी। बहुत सारी चीजें तो रजत पजेटा जी ने पूरी कर दी। कुछ चीजें हैं जो मेरे उसमें है, मैं मतलब रिपीट नहीं करना चाहता जो रजत जी ने कहा, पर कुछ चीजें अर्थव्यवस्था के मामले में जो बेड़ा गर्क किया है भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान का, ये जो कर्जा था हिंदुस्तान के ऊपर 50 लाख करोड़ का, वो कर्जा 200 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हरियाणा के ऊपर जो कर्जा था वो 70,000 करोड़ का था, वो 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पे चला गया है, ईएमईआई की रिपोर्ट कह रही है, एनएसओ की रिपोर्ट कह रही है महंगाई में हरियाणा सबसे पहले नंबर पे चला गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि क्राइम में हरियाणा दूसरे नंबर पे है, साइबर क्राइम में हरियाणा दूसरे नंबर पे है। तो कोई ऐसा नेगेटिव क्षेत्र नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को किसी लायक छोड़ा हो। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को डुबोने का काम करा है। हम घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं कि आपके बच्चों के रोजगार इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने छीने हैं। हरियाणा सरकार ने किस प्रकार से आपके बच्चों की शिक्षा, सरकारी स्कूल किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बंद करे हैं मर्जर के नाम पे, वो हम एक एक आदमी को जाके बता रहे हैं। एक एक आदमी को जाके ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली में किस प्रकार से शिक्षा का सुधार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से तानाशाही अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लागू कर रही है और उनको नाजायज झूठे केस में ईडी के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया और खुद से 60 करोड़ की रिश्वत लेके शरद चंद्र रेड्डी से बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें, हरियाणा में कितने अस्पताल बनाए इनसे कोई पूछने वाला हो। स्कूलों की बात करें, इन्होंने स्कूल बंद करे, नया कोई स्कूल बनाया हो, उनसे ये कोई पूछने वाला हो। बिजली की महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कुछ पूछ लिए कि बिजली हरियाणा में सबसे महंगी क्यों है बाकी सभी दूसरे राज्यों के कंपैरेटिवली। इनसे ये भी पूछेगा पेट्रोल इतना महंगा कैसे हो गया पूरे देश में। सिलेंडर आप कहते तो आपने उज्ज्वला योजना चला दी, उज्ज्वला योजना चला दी, पर आपने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर देने के बाद उसकी रिफिलिंग कितनी हुई वो सवाल पूछिएगा एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता से। ये चिल्ला कर पिछले चुनाव में कह रहे थे कि हम
डॉलर बड़ा महंगा हो गया, डॉलर का पैसे की जब कीमत गिरती है ना तो देश की कीमत गिरती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये आज इस देश की कीमत को कहां लेके चले गए? इसको भी डॉलर की तरह 100 पार करके मानोगे या कहीं रुकोगे? तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का न केवल और पूरे देश हरियाणा से ही जुड़े सवाल पूछे हैं नवीन जी, लेकिन ये मुद्दे तो आप लोग 2014 से लगातार गिनवा रहे हैं। इन मुद्दों का तो कोई जादू कोई चला नहीं। हरियाणा की जनता ने कभी आप लोगों को स्वीकार नहीं किया। दिल्ली का हवाला देते रहे, अब पंजाब का भी हवाला दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई इसको अभी तक नजर नहीं आया आप लोगों के लिए। इस बार क्या अलग दिख रहा है? सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए ज्योति जी, 10 सेकंड दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य ये आज चर्चा में है। हरियाणा के लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि एक साथी प्रदेश में, पंजाब में या दिल्ली में अगर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, निःशुल्क बिजली और पानी मिल सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल रहा? ये एक चर्चा का विषय है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल भी आज हरियाणा में चर्चा का विषय है। वो कारण भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां, इनकी तानाशाही है जो इन्होंने 60 करोड़ की रिश्वत शरद चंद्र से लेके उनको अंदर डाला है। चर्चा है अरविंद केजरीवाल जी की हरियाणा में, और हरियाणा का हर आदमी ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, उनके साथ तानाशाही रवैया अपना रही है। परंतु वो जितना जेल के अंदर है हरियाणा के, क्योंकि वो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के लाल है, तो हरियाणा का हर आदमी ये कह रहा है कि हरियाणा के अरविंद केजरीवाल को आप जेल में डालोगे, हरियाणा के लोग बाहर बैठ के तमाशा देखेंगे। हरियाणा के लोग तमाशा नहीं देखेंगे। हरियाणा के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी वाले और ये जितने विपक्षी दल हैं, इनको तमाशा दिखाएंगे कि लोकतंत्र की हत्या करने का जनता आपको क्या जवाब दे सकती है, जनता से आप किस चीज का बदला ले रहे हो, जो आपकी गलत नीतियों की वजह से जनता को आपने ठगा है। बीजेपी का रुख करती हूँ एक बार फिर से। बीजेपी तो संदेश ये दे रही है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते करप्शन से जुड़े मामले में भी आधी सरकार जेल में जा चुकी है, मुख्यमंत्री भी जेल में जा चुके हैं। और बीजेपी पर कब तक आरोप लगाएंगे? जमानत तो अदालत नहीं दे रही है, गिरफ्तार ईडी ने किया, जांच ईडी कर रही है, जमानत नहीं मिल पा रही है अभी तक, हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है, सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि आप लोग ठीक है, तमाम जो भी कानूनी विकल्प आप लोगों के सामने, आप लोग भी आजमा रहे हैं, सियासत भी इसमें कुदर आई नहीं। यशपाल जी, आप लोग के शायद आप बोल रहे हैं। विवेक जी, अगर आपकी आवाज हमें मिल पाए, देखिए दल बदल तब होगा जब 5-7 लोग आपकी पार्टी से जाएं तो 5-7 वापस भी आए। आपकी पार्टी से तो केवल लोग जा रहे हैं, भगदड़ एक तरह से मच गई है, बैक टू बैक कई रिजाइन किए गए हैं, जनता के बीच आप लोगों को विरोध झेलना पड़ रहा है, तो ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे? ज्योति जी, विरोध के जब आपने जिक्र किया तो आदरणीय दिग्विजय जी ने बताने का भी काम किया कि किस तरह से इनेलो के कुछ साथी जो वहां पे जाके और विरोध करने का काम करते हैं, और उनको पहचाना भी गया, और वहां से इनके नेता के फेसबुक पेज पे लाइव भी चलाया जाता है। वो सारी बातें उन्होंने अपनी फाइट में देने का काम किया। आज के दिन अगर विरोध कोई कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है? कोई बाहर से तो आए नहीं, कोई बिहार से नहीं आए, कोई यूपी से नहीं आया। जो विरोध करने वाले हैं वो भी अपने। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, इलाहाबाद चुनाव के अंदर जो गठबंधन के उम्मीदवार थे, उनका एक गांव में एंट्री भी नहीं होने दी, और उस गांव से वो जीत के आने का काम किया। हम तो एक चीज जानते हैं, जनता जनार्दन बनाने वाली है और जनता जनार्दन एक जगह आप भी कह रहे हो सकता है, आपको लग रहा है कि हो सकता है किसी का कोई विरोध करवा रहा हो, एक जगह हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ आप लोग मजबूती का दावा कर रहे हैं, भिवानी में, कुंगड़ गांव में, अजय चौटाला जाते हैं वहां विरोध, नारनौंद वो हल्का लोकसभा चुनाव में एकमात्र हल्का जहां जेजेपी को लीड मिल पाई थी, एकमात्र हल्का था पिछली बार नारनौंद के कई गांव में विरोध हुआ। ज्योति, हम तो मना ही नहीं कर रहे, नहीं विरोध हुआ, हम तो डबवाली में विरोध हुआ, जो कभी गढ़ होते थे जहां मजबूती का आप लोग दावा कर रहे थे, वहां विरोध झेलना पड़ रहा है। एक तरफ ये भी कह देते हैं कि कौन विरोध करा रहा है हमें पता है, दूसरी ओर आप ये भी कह देते हैं हमारे अपने लोग हैं, तो डिसाइड तो कर लीजिए ना, अपने लोग विरोध कर रहे हैं या फिर कोई करवा रहा है? नहीं, बाहर से थोड़ी आएगा कोई विरोध करने, करवाने वाले करवा रहे हैं। हमने तो बकायदा बताने का काम किया, यही है आदमी थे, हम तो बता रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। करने वाले करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम थोड़ी छोड़ेंगे। हम जनता के बीच में और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सोचने का विषय उनके लिए है, जो आज बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। चुनाव में कैंडिडेट उन्हें उधार के लेने पड़ रहे हैं। सोचने का विषय, आप लोगों ने एक ही उम्मीदवार उतारा है दूसरी पार्टी से लाकर, विवेक जी एक ही उम्मीदवार उतारा है भिवानी महेंद्रगढ़ में, वो भी आपका अपना नहीं था। अब है तो ये भी कह रहे हैं कि वो भी जल्दी जेजेपी छोड़ने वाला है आपका उम्मीदवार। उस उम्मीदवार का आपको बैकग्राउंड पता है?
मैं तो अभी किस की बात परिवार कर से रही हूँ वो चुनाव गया था? लड़वाने आज के लिए। बैकग्राउंड तो सभी का पता है, बैकग्राउंड तो सभी का नहीं, पता है, उस कौन कहां उम्मीदवार से का निकला आपको है। पता है। लेकिन इस बार टिकट देने जांच- से पहले राव बहादुर सिंह को लेकर अब भी ये कह रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। पर अभय सिंह को आप सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं क्या? वो तो विधानसभा में भी कई बार इल्जाम लगा चुके हैं तरह तरह के। जब फैक्ट्स मांगे गए कोई फैक्ट नहीं आया, आज तक फैक्ट तो ला नहीं सकते। उनको अगर सीरियस पॉलिटिशियन मानने लगे फिर तो चल गया काम। अच्छा। उनकी कही हुई बात एक तो बता दो कि हाँ उन्होंने कहा और ये काम हो गया। हम एक चीज जानते, हम अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए। जो लोग विरोध करवाने का काम कर रहे हैं उन्हें भी जनता देख रही है और जनता उनको जवाब भी देने का काम करेगी। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से जनता के बीच में जाएंगे। अभी मेरे भाई कह रहे थे विवेक जी, अगर आपको ये लग रहा है कि के बीच जनता, में जाना ठीक है, हुआ। आपको ये लग रहा है कि विरोध करवाया जा रहा है, तो नैना चौटाला ये क्यों कहते हैं कि अगर कोई नाराज है तो हम माफी मांगते हैं? तो अगर विरोध करवाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये प्रोजेक्टेड है, कोई करवा रहा है, तो माफी मांगने की क्या जरूरत पड़ी? माफी किससे मांग रहे? नैना चौटाला की ओर से कहा गया कि हमसे ठीक नहीं, है, हमसे माफी अगर नाराज किससे हैं तो मांग हम रहे तो हैं? माफी भी मांगते हैं, जो लोग हमसे नाराज हैं। ज्योति, माफी मांग किससे रहे हैं ये तो बताइए। आप बताने का काम कीजिए। किससे? किसी कांग्रेसी से माफी मांग रहे हैं क्या, या किसी इनेलो वाले से माफी मांग रहे हैं? अगर इनमें अगर ये अपने आप को समझते हैं कि विरोध कर सकते हैं जेजेपी का, पार्टी का झंडा लेके आए, क्यों आज किसान यूनियन का झंडा इनको उठाना पड़ रहा है? हम तो एक चीज जानते हैं, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हमारा वर्कर अपना काम करेगा, ये विरोध में लगे रहें। और जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ये कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे वो जनता बताने का काम करेगी। जनता जनार्दन ने पहले भी जिता के भेजने का काम किया। जनता जनार्दन ही थी जिसने सिर आंखों पे बिठाने का काम किया और आगे भी करेगी। ये लोग आज विरोध करा रहे हैं या नहीं करा रहे, वो जनता इनको जवाब देगी। हम तो एक चीज जानते हैं, अभी कह रहे थे कि जनता के बीच में नहीं गई। जनता के भाई को बताना चाहूंगा इनकी यादाश्त के लिए, हम शुरू दिन से जनता में रहे हैं, चाहे कोरोना काल का टाइम क्यों ना हो। जिस टाइम आपके नेता युवक के घरों में बैठ गए थे, उस टाइम भी हमारे नेता पब्लिक के बीच में रहे। हम हर टाइम पब्लिक के बीच में रहे और पब्लिक का काम करते रहे, पब्लिक से मिलना जुलना हमारा होता रहा। चलिए, सोचने का पब्लिक विषय अब उनके रिपोर्ट लिए है कार्ड जो तैयार घरों- करेगी, कौन जनता के बीच रहा नहीं रहा, ये बहुत जल्दी सामने आएगा। यशपाल जी, आपकी पार्टी को लेकर भी कहा है, कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रही है, नेहरू भी कह रही है, नवीन जी भी ये कह रहे हैं कि विरोध बीजेपी को भी झेलना पड़ रहा है, लोगों का, बीजेपी के उम्मीदवारों को। ज्योति ये एक बात मैं बताना चाहूंगा। एक बार एक आदमी किसी एक डॉक्टर के पास गया आंखें टेस्ट कराने के लिए। डॉक्टर उनकी आंखें टेस्ट करते 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 बोला कि आप राजनीति में हैं? उसने कहा हाँ। उसने कहा क्या आप पार्टी के अंदर हैं आप? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा मुझे आपने कैसे पहचाना कि मैं पॉलिटिशियन हूं और आप पार्टी के अंदर हूं? और डॉक्टर बोला कि मुझे आपकी आंखों से लगा, क्योंकि आपकी आंखों में शर्म ही नहीं बची, इसलिए मुझे लगा आप ही पार्टी से होंगे आप, इसलिए आपकी आंखों में शर्म नहीं है। तो जैसे अभी आप प्रवक्ता बैठे हुए बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती फंसा दिया, जिस तरीके से इन्होंने शिष्टाचार से भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया, पूरा देश देख रहा है। अब इनको न्यायालय पे भी विश्वास नहीं रहा, हाई कोर्ट पे भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं है विश्वास इनको, और अपने नेता पे देखो कितना विश्वास है, क्योंकि आंखों में शर्म बची नहीं इनके अंदर। जब ये अपने दिल्ली के अंदर जिस समय ये आए थे, उस समय इन्होंने क्या क्या वादे किए थे कि मैं आम आदमी हूं, आम नागरिक की तरह बन के रहूंगा, मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, मैं रेजिडेंस भी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा, मैं वैसा भी नहीं करूंगा। कौन सी ऐसी चीजें जो उन्होंने नहीं की? 48 से 50 करोड़ रुपया इंटीरियर में मकान के अंदर लगा दिए। आप 7 लाख का कर्टन लग गया। ऐसे नेता इनके शिष्टाचार से भ्रष्टाचार करते हैं और हाई कोर्ट से जमानत। चलिए, आप जो सवाल पूछा उस पर आइए। अभी जो सवाल पूछा उसका उत्तर के सामने आ जाएगी। जो पूछा वो सुना नहीं क्या? उम्मीदवारों के विरोध को लेकर मैं पूछ रही हूँ कि सारे ही कह रहे हैं, ठीक है, आप आम आदमी पार्टी को ही जवाब दे रहे हैं, लेकिन पंजेटा जी ने भी कहा, सुरेश रोड जी भी कह रहे हैं कि विरोध इनके उम्मीदवारों को झेलना पड़ रहा है। दूसरा, 10 साल से सत्ता में रहने के बाद, और इस बार तो आप लोगों ने इतिहास रचा, 10 के 10 उम्मीदवार आपकी जीत के आए, उसके बाद भी दूसरे दलों से उम्मीदवार लाने की क्या जरूरत पड़ी? आपकी पार्टी में नेता नहीं थे क्या? और नवीन, एक और सवाल मैं इसमें जोड़ती हूँ, नवीन जिंदल को लेकर ये लोग कह रहे हैं ग्राउंड पे है ही नहीं, वो तो कैंपेनिंग ही नहीं कर रहे हैं। नवीन जिंदल को लेकर कहा जा रहा है। देखिए ये इनका कहना है कि ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा, कोई भी ग्राउंड पे ऊपर नहीं है। और दूसरी पार्टी से लोग बीजेपी में ज्वाइन किया है,
इनको तो खुद को शर्म आनी चाहिए कि ये अपना घर नहीं संभाल पाते और दूसरों पे आरोप लगाते हैं। वो राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं और प्रदेश हित के अंदर उस पार्टी नहीं के नहीं, अंदर यूं तो प्रदेश और वीरेंद्र राष्ट्र सिंह सेवा का के लिए परिवार आए भी तो हुए गया हैं। है बत्रा जी, और फिर इनको वो मैं लगा वो भी होगा कि पूछूंगी, इस पार्टी आपके के घर से अंदर- भी तो गए हैं ना नेता। देखिए, ब्रिजेंद्र सिंह तो देखिए, मौजूदा एमपी देखिए, छोड़ के ज्योति- चले गए, ज्योति पूर्व विधायक वो चले गए, पूर्व आए केंद्रीय हैं, मंत्री चले गए। वो आए थे, वो वापसी, वो ज्योति वो आए थे, वो वापसी चले गए। वो स्वार्थ भाव से आए थे, स्वार्थ भाव से वापसी चले गए। अगर उनको टिकट दे दी जाती और रोक लिया जाता तो शायद रहता है, रुक जाते वो। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर जो देश और राष्ट्र सेवा के लिए काम करता है और कोई भी किसी तरह का दबाव नहीं माना जाता। अगर कोई दबाव देने की कोशिश करेगा और राष्ट्र और देश की सेवा के लिए अगर दबाव देगा तो जरूर माना जाएगा, अगर अपने लिए और सेल्फ के लिए देगा तो नहीं माना जाएगा। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी इसलिए ही वापसी गए हैं, वो दबाव देने की राजनीति कर रहे थे। हमारे पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई दबाव नहीं माना जाता, क्योंकि देश और समाज के लिए काम करते हैं हम लोग। ये विषय इसलिए आप रहे कांग्रेस की बात, कांग्रेस 2014 से आज तक अपना संगठन नहीं बना पाई। मैं तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या आप राहुल गांधी के नाम से वोट क्यों नहीं मांगते? मेरा तो एक ही क्वेश्चन रहता है हमेशा चैनलों के ऊपर, क्यों नहीं आप राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा के हरियाणा के अंदर वोट मांगते, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा का नाम वोट मांगते नाम से? क्योंकि इनको पता है अगर राहुल गांधी का नाम लिया जो कुछ वोट आनी है वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे नेता लाओ, हमारे आदरणीय मोदी जी के नाम पे जहां भी कैंडिडेट रहता है और कमल के फूल का निशान होता है वो जीत के आता है। ये तो हमारा सौभाग्य है हमारे देश का और हमारी पार्टी का, ऐसा नेता हमारे पास है। नेता के नाम से और कमल के फूल से वो एक कैंडिडेट जीत जाता है, तो हमारा सौभाग्य है और इनको भी ऐसा सौभाग्य वाला नेता लाना चाहिए। चलिए नवीन और जी को इनके कुछ पास वो कहना नेता था, मुझे लगता है ही नहीं। सुरेश और जी भी आने इंतजार वाले कर रहे समय के हैं, अंदर आ रहे हैं भी आपके ये पास भी। करेंगे। नवीन जी बोलिए। हाँ, देखिए, ये सौभाग्य की और भाग्य की बात कही थी। मैं कह रहा हूँ सौभाग्य की और भाग्य की बात इनके लिए नुकसानदायक होती है। इन्होंने एक बार दिल्ली में भी सौभाग्य और भाग्य की बात करी थी, 3 जने बचे थे, स्कूटर पे बैठ के जाते थे विधानसभा में। मैं इनको ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इनको ना इनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। देखो, सरकार में चलो, ईडी बाकी और बच्चे सीबीआई सारे बहुत जेल तत्परता पहुंच से गए काम हैं। कर रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर मुझे चिंता तब होने लगती है ईडी और सीबीआई की तत्परता पर, तब कहां चली जाती है जब बीजेपी पे कार्रवाई करनी हो। जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर ईडी से 60 करोड़ रुपए की जो चंदा लिया है शरद चंद्र रेड्डी से, तब ईडी कहां चली जाती है। नवीन जिंदल जो कोयला चोर थे उसको टिकट देते, तब ये जांच एजेंसी कहां चली जाती है। मंगुत्ता रेड्डी को टिकट दे देते टीडीपी से, इनका जो घटक दल है, तब इनकी सीबीआई और ये कहां चली जाती है। पीएम फंड केयर का घोटाला होता है तब ईडी और सीबीआई कहां चली जाती है। सभी इंस्टीट्यूशंस का, हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पॉलिटिकल मिसयूज करने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को क्रश करना चाहती है। इनके सांसद जो छोड़ के इनकी पार्टी भागे है ना, ये कह रहे हैं इनके चले गए, इनके जितने छोड़ के भागे है ना, मैं बताता हूं आपको। ब्रजेंद्र सिंह गए, पवन सिंह गए, भाई सीतारमन जी इलेक्शन लड़ने से मना कर गई, हर्षवर्धन जी मना कर गए, वीरेंद्र सिंह जी मना कर गए, गौतम गंभीर मना कर गए। उस पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उस पे बात नहीं करेंगे। और दिल्ली में जो फंस चुके हैं, क्योंकि ना तो कोई एविडेंस है, ना तो ईडी आज तक कोई एविडेंस प्रस्तुत कर पाई है। अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्ती इलेक्शन कैंपेन से दूर रखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर मैं अंतिम बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल के बाहर जितने खतरनाक नहीं थे, उससे ज्यादा खतरनाक जेल के अंदर बैठ के हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, चले मैं चर्चा दिल्ली की अभी जनता के सुरेश जी लिए इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। सुरेश जी ये पूछ रहे हैं कि आप राहुल के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते आपकी पार्टी हरियाणा में, और संगठन को लेकर। ये बिल्कुल सच्चाई, आप लोग संगठन बना ही नहीं पाए। पिछली बार भी आप लोगों ने बिना संगठन के चुनाव लड़ा था, इस बार भी आप लोगों की जिला अध्यक्ष तक नहीं है। जी देखिए, राहुल गांधी जी ने हरियाणा में, अगर हम हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं, बाहर जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से जनसलाब उमड़ा और तमाम हमारे नेता दर्शन के साथ रहे, तो ये इससे अलग हम कैसे इनको साबित करें कि राहुल जी के नाम से हम वोट मानते हैं नहीं मानते हैं। आपको ये हरियाणा की जनता ने देखा है, हरियाणा में जितना राहुल जी ने समय दिया शायद ही किसी दूसरे प्रदेश में दिया हो। और 19 की भी मैं बात बता देता हूँ कि 19 में भी राहुल जी ने पथ यात्रा शुरू की, हरियाणा में वोट मांगने के लिए आए थे। और हमारे तमाम नेता, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हाईकमान के नेता है, और इधर हरियाणा में हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा जी, उदयभान जी, तो लोकप्रिय सांसद चौधरी जितेंद्र हुड्डा जी दिन रात लगे हुए हैं।
तो हमारा जो संगठन ना होना, जिलाध्यक्ष ना होना, ये बीजेपी के लिए पता नहीं इतना अहम मुद्दा कैसे है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि जो पार्टी 750 किसानों की शहीदी नहीं, पे अहम तो चुका आप है, लोगों जो के लिए भी था, 2 इतनी बैठक करोड़ की, रोजगार न देने पे चुका है, जो ऑब्जर्वर्स महंगाई लगाए में गए, कंट्रोल नहीं, न नेताओं कर की पाने जिम्मेदारी चुका है, लगाई, तो अलग अलग जिलों में गए, बहुत सारी बैठक हुई, नहीं बन पाया क्योंकि गुटबाजी, खुले तौर पर गुटबाजी सामने आई। नहीं, इसमें देखिए, हम बारीकी में जो चीजें मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, कांग्रेस का जो संगठन है वो ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद मंडल लेवल पे, फिर सेक्टर लेवल पे और फिर बूथ स्तर पर बनकर तैयार हुआ है और हमारे सारी बॉडी में काम कर रही है। जिलाध्यक्ष हमारे आपके सामने, मीडिया के सामने लिस्ट नहीं आई, वो भी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि पार्टी की जो प्राथमिकता है वो 2024 के सिर्फ आ रहे लोकसभा चुनाव में सबसे पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करके जो हम कर चुके हैं, हमारा बूथ स्तर, सेक्टर, मंडलम और उसके बाद ब्लॉक लेवल पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगभग 4-5 ब्लॉकों में डिवाइड करके हम इनके दांत इकट्ठे करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। ये तो होगी संगठन की बात। एक मेरे साथी ने बीजेपी की तरफ से कहा, पता नहीं ये पढ़ के आते हैं, ये कहाँ से आंकड़े लेके आते हैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई। इनेलो और आप पार्टी के साथी ने भी जवाब दिया, लेकिन मैं तो शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, 25 बहुत ही गंभीर अपराधों के आरोपी लोगों ने पीछे बीजेपी ज्वाइन की। उन गंभीर अपराधियों के 25 में से 23 के आरोप इन्होंने एक तरह से उनपे मुक्ति दे दी। ये देखिए कितनी बड़ी हैरानी है। और वो 2 भी शायद वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं, कोई ना कोई उनके कागज पत्र नहीं पहुंचोगे इन तक, तो वो भी हो जाएंगे या कोई दूसरी बात होगी। मैं तीसरी बात जो चीज ये बताना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा में लगभग पिछले 2-2.5 साल में जब से हमारे प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान जी बने हैं हाईकमान के आदेशानुसार, उससे पहले जो ज्वाइनिंग अलग है, उदय भान जी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की ज्वाइनिंग में 40 से ज्यादा एक्स MLA और एक्स मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शामिल हो चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। बताइए बीजेपी में क्यों नहीं लोग गए, बीजेपी में क्यों नहीं लोग गए? इनके लोग आ रहे हैं। और मैं एक बात और हरियाणा न्यूज के माध्यम से देशवासियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनके नरेंद्र मोदी जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले 2016 में नाना पटोले जी जो महाराष्ट्र से बहुत कदावर नेता हैं, आज की तारीख में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास में ललकार के पद छोड़ दिए। सबसे पहले सांसद थे नरेंद्र मोदी की सरकार में 2016 में, जिन्होंने इस्तीफा फेंक के इनके मुंह पे मारा था कि आप लोगों की नीतियां मुगल काल से मिलती जुलती है। ये नाना पटोले ने कहा था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दैनिक भास्कर राष्ट्रीय अखबार में कवर किया था, पूरे आधे पेज का आर्टिकल था नाना तो क्या लेना देना आज की डिबेट से? कई ऐसी बातें, ठीक है, नहीं इसमें लेना देना क्यों नहीं है? आज की डिबेट मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ। बीजेपी का सांसद प्रधानमंत्री को कहता है कि आप जजिया कर, जैसे मुगल काल में लगता था आप जजिया कर लगा रहे हैं। आज तक की परंपरा होती थी, अगर आप फोन रिचार्ज कराते हैं ज्योति जी, तो वो टैक्स गवर्नमेंट पे जाता था, जो उल्टा फिर जन कल्याण जन कल्याण की नीतियों के द्वारा जनता के पास आता था। लेकिन जो इनका टैक्स करता है फोन के रिचार्ज पे, वो एयरटेल, अदानी, अंबानी के लाइफ में जाता है। ठीक है सुरेश जी, आपकी बात पूरी हुई, अभी आप सुनिए पंडिता जी। एक ये बहुत बार, हालांकि करीब 5 साल में बहुत बार चर्चा हुई कि क्या जेजेपी इनेलो एक हो सकते हैं, क्या चौटाला परिवार एक हो सकता है। अजय चौटाला की एक बयान ने फिर से चर्चा तेज कर दी है, जब उन्होंने कहा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला पहल करें तो वो तो कल ही साथ आ सकते हैं। देखिए, पहले तो उनको इस बात की, देखिए उन्होंने कहा बड़े पहल करें तो बड़े तो देखिए सबसे बड़े तो दुष्यंत और दिग्विजय हैं। उन्हें पहले घर में सबसे बड़े जो है दुष्यंत और दिग्विजय, उनसे पूछ लेना चाहिए था। और ये वही अजय चौटाला है जो इलाहाबाद इलेक्शन के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में, उनके जीवन को लेके उन्होंने कहा था कि ये आखिरी इलेक्शन है या अभी भी और आगे इलेक्शन में आखिरी इलेक्शन बोलोगे, जो अपने पिताजी के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ जो कुछ वो घटनाक्रम हुई वो बहुत अच्छा हुआ, जनता के सामने इनका भी चेहरा सामने आ गया और अभय सिंह जी का भी जो कंडक्ट रहा है। देखिए इन्होंने 3 काले कानूनों का समर्थन किया, हमने उनका ना केवल विरोध किया, अभय सिंह जी ने तो पूरे देश में एकमात्र विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया।
वहां पे शंभू बॉर्डर के टीकरी बॉर्डर के ऊपर और जो बॉर्डर है दिल्ली का इस साइड से जाते हैं, वहां पे जो हालात थे, जो आप देखें अगर कोई वहां रहा हो किसी ट्रॉली के अंदर, तो वहां शौचालय की इतनी समस्या थी, इतनी स्मेल थी वहां पे, इतने मच्छर थे वहां पे, पीने के पानी की इतनी दिक्कत थी। तो वो रास्ता किसानों ने नहीं रोका था, वो रोक दिया गया था, प्रशासन ने, बीजेपी की सरकार ने उन्हें रोका और वो वहीं रुक गए। कोई वहां रहा हो तो पता चले बंद। अब 750 किसान जब शहीद हुए, इन्होंने एक बार भी एक संवेदना भी व्यक्त नहीं करी। उसके बाद जब लाठीचार्ज हुआ पीपली में, तो इनके कई पार्टी के वर्कर थे जिनके घर अभय सिंह चौटाला जी भी गए, जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, बुजुर्ग भी थे उसमें। उसके बाद ये चुप रहे, इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने, देखते रहे सब कुछ आंख बंद करके, क्योंकि इनको सत्ता का, गठबंधन का धर्म निभाना था और ये मजबूती से 5 साल सरकार चलाना चाहते थे, चाहे जितना मर्जी अत्याचार किसानों के ऊपर सरकार करती रहे। उसके बाद इन्होंने पीपली के साथ साथ शाहबाद में हुआ, हिसार में हुआ, सातरौड़ में हुआ, महिलाओं तक के सर तोड़ दिए गए, हमारी माताओं बहनों तक के, उनका खून भी नहीं इनको दिखा, इनका खून पानी हो चुका था दरअसल। तो अब क्या हुआ, इस सारे टाइम में ये पता चल गया कि सड़क से सदन तक, विधानसभा तक अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो अभय सिंह चौटाला है, तो और कोई क्या आवाज उठाएगा? यही आवाज अगर पार्लियामेंट में किसान को है कि अगर किसान की आवाज को उठाने वाला है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। देखिए, एक तरफ व्यापारी है, दिल्ली में बड़ा तगड़ा व्यापार है सुशील गुप्ता जी का, और एक तरफ जिनकी बात कर रहे हैं, देखिए सीएजी की रिपोर्ट थी कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला है सीएजी का, 12 FIR सीबीआई ने दर्ज करी थी। खुद कुरुक्षेत्र की धरती से मोदी जी ने कहा था कोयला चोर इनको, नवीन जिंदल जी को, और ये 123 रुपए तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा भी दे चुके हैं। तो उसके बावजूद अगर तब वो गलत थे, जनार्दन रेड्डी को देख लीजिए आप, अजीत पवार की चोजिया रिपोर्ट में तो पुलिस ने ये कहा कि हमें हमसे गलती हो गई, और नारायण राणे को ले लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट है। तो अब भ्रष्टाचार अगर आपके लिए मुद्दा है तो फिर ये भ्रष्टाचारियों को आप क्यों शामिल कर रहे हैं? वो अब अच्छे कैसे हो गए आपके राज में आके? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, और जहां तक ये विरोध की बात करें, विरोध जनता कर रही है यहाँ पे भ्रमित करने के लिए। इनको और कुछ नहीं मिला तो इनको लगा चलो कोई बात नहीं, INLD का नाम दे देते हैं। लेकिन आपने जब प्रश्न किया कि और जगहों पे क्यों हो रहा है, फिर वहां चुप है। हमें कुछ नहीं लेना, हमारे लिए बड़े निम्न स्तर के व्यक्ति हैं ये लोग, हम इनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। हमें तो बल्कि हम उस घटनाक्रम को लेके, जबकि पूरी पार्टी इनके हाथ में थी, इन्होंने अनुशासनहीनता से कभी बात नहीं करेंगे कि इन्होंने स्टेज पे रैली में उस वक्त क्या किया था। ओम प्रकाश चौटाला जी को बोलने तक नहीं दिया गया था। इनको इतनी शर्म नहीं थी कि पूरे देश से जो है वहां पे गेस्ट बुलाए गए हैं, हूटिंग करनी शुरू कर दी। इन्होंने उसके वीडियोज आज भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, लेकिन अपनी गलती नहीं मानते क्योंकि इन्होंने पार्टी को हाईजैक करना चाहा, क्योंकि पूरी पार्टी इनको सौंप रखी थी। ये भी नहीं कह सकते कि अजय सिंह चौटाला जी जब जेल में थे बुरे वक्त में इनकी अनदेखी हो रही थी। अगर हमारे को इनको निकालना होता तो हम 2014 में इनको MP क्यों बनाते? मिसेज अजय सिंह चौटाला जी को MLA क्यों बनाते? क्यों हम दिग्विजय को इंसो की बागडोर देते? क्यों हम विशांत को यूथ की बागडोर देते? जब पूरी पार्टी इनके पास थी तो जल्दबाजी क्या थी? और इंडियन नेशनल उधर में रहते तो जो ये बनना चाह रहे थे, जिसके नारे लगा रहे थे, क्या पता एक दिन बन भी जाते, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी का तो कंडक्ट देख लिया लोगों ने। अरे हमें भी शख्सियत नहीं पता चलती, इन दोनों में फर्क क्या है? जब फर्क आप देखा तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये दूसरे रंजीत चौटाला साबित होंगे जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी की सरकार गिराने के लिए सम्राट होटल में MLA लेके चले गए थे। वही हाल इन्होंने किया ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ। ये गद्दार थे, पार्टी के गद्दार, और गद्दार रहेंगे। और हमें गर्व है कि हम अभय सिंह चौटाला जी की लीडरशिप के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हम तो उनका जिक्र भी नहीं करना चाहते। अब ये कह रहे थे कि MLA अभय सिंह जी को छोड़ के फ्यूचर, अरे अब तो आपके पास दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय चौटाला है, आपके MLA के छोड़ के जा रहे हैं। आपका झंडा डंडा कहाँ चला गया? और ये कहते हैं हाँ झंडा डंडा हमारा ही था भैया, आपका कब था जो आप हमें दोगे? हमारी चीज हमें दोगे आप वापस? देखिए, इनके बारे में बात करना समय व्यक्त करने के बराबर है। बड़ा अहम चुनाव है, हम फोकस करना चाहते हैं, हमारा गठबंधन जनता के साथ है। ये बड़े नकली लोग हैं, पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। सारा टाइम ये गठबंधन धर्म इकट्ठे लड़ेंगे, कोई तोड़ नहीं सकता, ये रोज बोलते हैं सरकार, ये चिपके रहे। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके एक नेता ने कांग्रेस के बारे में भी बोला है। पहले बोले थे कि अगर कांग्रेस के पास समर्थन हो तो तुम कांग्रेस के साथ चले जाते। इनका कोई भी दल नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे भी पार्टी का अंत है, लोग कहेंगे एक थी जजपा, जो इन्होंने हमारे साथ किया, इनके कर्म इनके सामने आ रहे हैं। आपने कई आरोप लगा दिए। ये आप एक थी इनेलो कहते थे विवेक जी, लेकिन चुनाव आते आते हाल ये हो गई, इनेलो को लग रहा है कि हालात तो आपके हो गए हैं कि एक थी JJP, और वो भी इतना जल्दी। ज्योति,
चुनाव नतीजों के बाद एक सी इनेलो तो अपने आप ही हो जाएगी जब इनका सिंबल भी चला जाएगा और जिसकी ये डंडे झंडे की बहुत बड़ाई कर रहे थे वो भी चला जाएगा। अभी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फेंकने का काम किया। मैं तो सुन ही रहा था धैर्य से कि MP बना दिया, MLA बना दिया। अब कुरुक्षेत्र से बन दो ना। आप अगर आप बनाने की बात करते हैं, हमने ये बना दिया वो बना दिया, जिला परिषद का चुनाव क्यों सुनने का काम क्यों भाई, सुनने का काम कर, बीच में नहीं बोलना। अगर इतने ही आप लड़ाने वाले थे और जिताने वाले थे, जिला परिषद का चुनाव अभय सिंह जी की वाइफ को जो जिता नहीं सके, उस डबवाली से, जिस डबवाली से आप कहते हैं कि नैना चौटाला जी को हमने MLA बना दिया। बातें करना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। किसने गद्दारी की, किसने पार्टी से निकाला, वो सबको पता है। ज्योति को भी पता है और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को पता है। सुनने का काम करो भाई, सुनने का काम। आज बीच में नहीं, ज्योति यही डिबेट करेंगे या रजत जी इन्हीं के हिसाब से। आज ये तो आरोप लगा रहे हैं फला फला फला, इन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा। इनसे ये भी पूछना चाहूंगा, आज ये तो कह रहे हैं कि गठबंधन बीजेपी के साथ कर दिया, बहुत गलत काम कर लिया। 2019 में जो इनके नेता है करण चौटाला, वो झज्जर में जाके कहते हैं कि हाँ भगवा और हरा एक कर दिया जाए, कैसा होगा, और कर दिया जाएगा। चौटाला साहब को और मोदी जी को इकट्ठा कर दिया जाएगा। उस टाइम इनको बीजेपी बुरी नहीं लग रही थी। अभी रिसेंटली राजस्थान में चुनाव होके हटे हैं, वहाँ इनके नेता अभय सिंह चौटाला प्रचार करके आते हैं बीजेपी का, इनके नेता अर्जुन सिंह चौटाला प्रचार करके आते हैं बीजेपी का। वहाँ बीजेपी सही है, सुनने का काम कीजिए, सुनने का, बीच में नहीं। आज ये वहां जाके बीजेपी का प्रचार करे, ये गठबंधन करे तो बीजेपी अच्छी, कोई और करे। जब हमने जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए अगर हमने गठबंधन किया, किसान को सशक्त बनाने के लिए हमने गठबंधन किया, 48 घंटे में उसके खाते में पेमेंट पहुंचाने के लिए हमने गठबंधन किया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवाने के लिए हमने गठबंधन किया, युवाओं को 75% आरक्षण दिलवाने के लिए हमने गठबंधन किया, महिलाओं को राशन डिपो में 33% आरक्षण दिलवाने के लिए हमने गठबंधन किया। तो इनको तकलीफ होती है। नहीं, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि वोट तो बीजेपी के खिलाफ हुआ आप लोगों को, और आप लोगों ने सत्ता में आने के लिए गठबंधन किया, सत्ता सुख भोगने के लिए आप लोगों ने गठबंधन किया, और इसका ये परिणाम है कि आप लोगों को विरोध झेलना पड़ रहा है, जनता का गुस्सा, जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है आप लोगों को। विवेक चौधरी जी, मैं जवाब लीजिए, आप बोले हैं, जवाब लीजिए ज्योति जी। विवेक चौधरी क्या जी, कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा था या इनेलो के पक्ष में वोट मांगा था या किसी और सरकार के खिलाफ में वोट मांगा ये भी था? सरकार के खिलाफ भी लड़ रहे थे, आप लोग भी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। देवीलाल की सरकार के खिलाफ वोट मांगा था, सरकार के खिलाफ वोट मांगा था। नहीं, किसके खिलाफ वोट मांगा था? सरकार के सत्ता में जो पार्टी थी, सभी विपक्षी थे, उसी के खिलाफ, तो बीजेपी उसी के की खिलाफ भी नीतियों के वोट खिलाफ मांगा था, इनेलो के खिलाफ भी वोट मांगा था, कांग्रेस के खिलाफ भी वोट मांगा था। अगर मैं सेम क्वेश्चन हम आजाद उम्मीदवारों से करें या HLP के जो लीडर है उनसे करें, तो उन्होंने किसके खिलाफ मांगा था? वालों को भेज रहे थे। अरे आप जमुना पार कुछ कांग्रेस सुनने वालों का को भेज रहे थे, भाजपा वालों को देखिए भेज रहे थे। जमुना, वही तो बात है ना कि नहीं, अब आप जस्टिफाई, ठीक है जस्टिफाई, ये ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में ऐसा हो नहीं सकता, प्रावधान है तभी ये हुआ, लेकिन जो आपके विरोधी कह रहे हैं मैं तो वो बता रही हूँ, और जनता में क्यों गुस्सा है, क्यों आक्रोश है, वो भी आप लोगों के सामने है। अगर आप जवाब सुनना चाहेंगे मैं भी जवाब दे रहा हूँ। अब सभी की बारी मैंने आराम से सुना, अब जवाब देने की बारी आ रही है तो बीच में बोला जा रहा है। ज्योति, अगर हमने वोट मांगा, हमने एक विजन के ऊपर वोट मांगा, लोगों ने वोट देने का काम किया, उसी विजन को साकार करने के लिए हम सरकार में गए, सरकार में जाके जो हमने वादे किए थे उनको पूरा करने की तरफ हमने काम किया, और तमाम वादों को हमने पूरा करने का काम किया। आज बारी बारी किसान का जिक्र किया जाता है और किसानों के नाम पे राजनीति की जाती है। मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट किसने भेजने का काम किया? चलिए समय नहीं विवेक जी अभी, क्योंकि ये मुद्दा तो लगातार बना ही रहेगा। 5100 की पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा था, पूरा नहीं कर पाए। युवाओं को 75% आरक्षण, नहीं निजी सेक्टर में देने का वादा था, जो सबसे बड़े वादे थे वो तो पूरे नहीं हो पाए। 75% आरक्षण तमाम विधायकों ने पास करने का काम किया। अगर कोर्ट में कोई ले जाके खड़ा हुआ है तो उसको भी जीतने का काम करेंगे और युवाओं को हक दिलाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों और तमाम दलों और उम्मीदवारों की दावेदारियों को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।